Hi everyone. So today we are going to discuss an analysis of business law paper. तो ये एक क्वेश्चन पेपर मेरे पास है अभी जिसको हम एनालाइज करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली इस तरह का ही आपको कोई क्वेश्चन पेपर नज़र आने वाला है बिजनेस लॉ के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो पिछले 2 साल से तो ऐसा पेपर नहीं आ रहा था क्योंकि वो ओबी एग्ज़ाम था। तो ओबी एग्ज़ाम का पैटर्न और एग्ज़ाम्स जो कोविड से पहले हुए थे उसमें बहुत डिफरेंस है। तो अभी आप एक्सपेक्ट करो कि आपको पुराने पैटर्न पे ही क्वेश्चंस आएंगे जो पहले पैटर्न फॉलो किया जाता था। तो देखते हैं क्या क्या करते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विथ रीजंस इन ब्रीफ वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वन एंड द सेम थिंग। तो आपको ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें और इसका रीज़न देना है जो भी आपका आंसर होगा। अ स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन कैन नॉट सी यू, क्या आंसर है? अगर आप येस कर रहे हो तो क्यों, फॉल्स कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो। इनडायरेक्ट लॉस कैन ओनली बी क्लेम बाय द एग्रीड पार्टी इफ इट इज इन द कंटेम्पलेशन। बी पार्ट, मिस्टेक। अब देखो 9 मार्क्स का है ये, इसका मतलब 3 इंटू 3 में डिवाइड हो रहा है। तो अभी तो 18 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे तो इट विल बी चेंज्ड। सेकेंड, मिस्टेक रिजल्ट्स इन कॉन्ट्रैक्ट टू बी वॉइड वैलिड एज वेल एज वॉइडेबल। एलुसिडेट, तो पूरा क्वेश्चन आपका मिस्टेक के ऊपर आ रहा है कि मिस्टेक होने से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, वैलिड हो जाता है या फिर वॉइडेबल हो जाता है। तो आपको पूरा अच्छे से इसकी एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन लिख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉइस में क्या है इसकी, स्टेट विथ रीजंस इन ब्रीफ वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अगेन ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है विद रीजन क्योंकि ऑब्वियसली चॉइस में था ये। अ माइनर कैन रेटिफाई कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या वो रेटिफाई कर सकता है। फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन आर द सेम थिंग, दोनों सेम है दोनों डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली दोनों अलग है। तो आप इसमें नो लिखोगे, साथ में रीज़न बताओगे। द पार्टीज आर फ्री टू मेक देयर ओन बार्गेन्स, ट्रू है या फॉल्स है विथ रीजंस। साथ ही इसमें एक केस स्टडी डाली हुई है छोटी सी, वो क्या है, हर्ष प्रोमिस टू ₹10,000 पर मंथ टू हिज वाइफ सुनीता फॉर हर मेडिकल ट्रीटमेंट। इज द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? डज राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन एनी वे अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? एक्सप्लेन, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में लिख दिया जाए तो उसका कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यू हैव टू एक्सप्लेन इट। सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2। ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो आपका इंश्योरेंस पे आ गया, ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। डिस्कस, डिफाइन सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिस्कस एनी टू ऑफ देम इन डिटेल। तो आपको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बताने हैं दैट इज क्रिएटेड बाय सर्टेन रिलेशंस। In case the bailey does not receive payment under the contract, which right is available to him? बेलर और बेली का है ये, दोबारा देख लीजिए। इन केस बेली डजंट रिसीव द पेमेंट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, अगर बेली को पेमेंट नहीं मिलती है, विच राइट इज अवेलेबल टू हिम, कौन सा राइट उसे दिया जाएगा। डिस्कस दिस राइट इन डिटेल, तो सबसे पहले तो ये राइट पता होना जरूरी है कि कौन सा राइट है, तभी बता पाओगे। डिस्कसिंग द काइंड्स एज वेल एज ब्रिंगिंग आउट द डिफरेंसेस इफ एनी, तो उन राइट्स की क्या क्लासिफिकेशन है, क्लासीफाई द राइट्स एंड ब्रिंग आउट द डिफरेंस, तो डिफरेंस बताइए उन सबके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, अगर कोई डिफरेंस है तो। ट्रिकी क्वेश्चन डाले होते हैं, बिजनेस लॉ का पेपर इजी नहीं आता है, तो वो हमेशा घुमा फिरा के आपसे कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, मेहनत करना ज़रूरी है, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। मैं साथ के साथ बोल रही हूँ क्योंकि पेपर का प्रिंट ऐसा ही है, तो प्रिंट आउट में ऐसे ही आएगी। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। आप इम्पॉसिबिलिटी को कोई एक्सक्यूज़ नहीं बता सकते कि कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस किया जाएगा नहीं परफॉर्म किया जाएगा, एक्सप्लेन कीजिए। श्योरिटी इज़ अ फेवर्ड डेटर, डिस्कस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, इलाबोरेट दिस स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन सारे के सारे स्टेटमेंट बेसिस पे, अगर आप देखोगे तो एक एक लाइन एक एक रूल की तरह उठाई गई है और उस रूल के बेसिस पर फिर उसे एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द टर्म गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब आया एक सिंपल क्वेश्चन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि गुड्स क्या क्या होंगे, गुड्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी। 5 मार्क्स में है तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लिखनी पड़ेंगी, उस टाइम के हिसाब से 5 मार्क्स में, अब तो ज़्यादा का ही आ सकता है। राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट इज एन एक्सटेंशन ऑफ अनपेड सेलर राइट ऑफ लियन। तो राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, जो राइट है आपका टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट,
क्या ये एक्सटेंशन है अनपेड सेलर राइट ऑफ लियन? तो जिसे राइट ऑफ लियन का पता होगा वो ही इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, सारे क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के दिए जाते हैं। थर्ड से अगेन केस स्टडी, आपको 3-4 केस स्टडीज तो 100% मिलने वाली है। अरुण कॉन्ट्रैक्टेड विद विमल टू डिलीवर 100 kg ऑफ राइस, बट ऑन 25th October ही कुड डिलीवर ओनली 30 kg। तो सिर्फ 30 किलो उसने डिलीवर किया, बट हिज इंटेंशन वॉज टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन हिज प्रॉपर्टी इन गुड्स डीम्ड टू बी पास्ड, will the answer be different if the intention of the party is to sever the contract from the whole contract? अगर ये अलग अलग करना है 100 kg और 30 kg को, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो ये क्वेश्चन आपको आंसर मिलेगा आपका डिलीवरी वाले चैप्टर से। नेक्स्ट चॉइस में क्या है? वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन द टाइम इन विच ओनरशिप विल पास? कब ओनरशिप पास होती है, टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है वहाँ पे? तो बहुत अंदर जाके ये क्वेश्चन निकाले गए हैं और आप देख ही सकते हो कि क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट आते हैं। ठीक है। इज़ राइट ऑफ रीसेल अवेलेबल टू द अनपेड सेलर? अगर है तो कमेंट कीजिए। गुड्स आर डिलीवर्ड, अगेन अ केस स्टडी, अभी थर्ड केस स्टडी चल रही है अभी तक, और जिसमें हमने सिर्फ 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। गुड्स आर डिलीवर्ड बाय महेश अ सेलर फॉर द ट्रांसमिशन टू बबलू द बायर। द गुड्स आर लोडेड ऑन 25th October on a carrier without the seller reserving any right of disposal. If the goods get damaged or destroyed on the way, who will bear the loss? किसका लॉस माना जाएगा ये? Will the answer be different if the seller reserves his right of disposal? अगर सेलर के पास ये राइट है तो क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा या नहीं होगा? तो देखा जाए तो यहाँ तक एक क्वेश्चन, यहाँ तक नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट का आंसर देना है, उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन सेल एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है ये अनलिमिटेड टाइम्स, तो ये तो कर ही लेना। देन एक्सप्लेन द टर्म डेजिग्नेटेड पार्टनर, डिस्कस द प्रोविजंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट जो मैंने आपको बताई है उसमें ये क्वेश्चन हैं ऑलरेडी। एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग अ फॉर्म इनटू LLP। क्या प्रोसीजर है एक फॉर्म को कन्वर्ट करने का LLP में, या फिर एक प्राइवेट कंपनी को LLP में कन्वर्ट करने का क्या प्रोविज़न है? दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रोविजंस ऑफ टैक्सेशन फॉर LLP हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम, चेंज हो गया टैक्सेशन, डिस्कस कीजिए। तो कुछ लोगों का कहना है कि टैक्सेशन सिलेबस में नहीं है, दैट यू नीड टू चेक फ्रॉम योर सिलेबस एज इट्स एन ओल्ड क्वेश्चन पेपर। LLP is a hybrid between a company and a partnership firm. Discuss. ये कल मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में ऑलरेडी दे दिया था एक क्वेश्चन कि LLP एक हाइब्रिड फॉर्म है, कुछ फीचर्स कंपनी की है, कुछ फीचर्स पार्टनरशिप फर्म की है। यू हैव टू डिस्कस। हाउ कैन LLP बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर LLP एक्ट 2008? ये तो बेसिक क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही पता होना चाहिए कि इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है LLP की। क्वेश्चन नंबर 5 रिलेटेड टू द IT एक्ट, ये आपके सिलेबस से बाहर है अभी। इसकी जगह पर आपको सीधा सीधा बस LLP पूछा गया है। पहले ये IT एक्ट भी आता था, अब IT एक्ट इज़ नॉट देयर इन योर सिलेबस। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा रही है। ठीक है। भर भर के केस आते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, टफ भी होते हैं। ऑलराइट। सो बिजनेस लॉ इज़ नॉट जस्ट लाइक अनदर सब्जेक्ट कि आपने कुछ भी अपने आप से बनाया और लिख दिया। सो दिस इज़ वेरी ट्रिकी। डू योर बेस्ट, revise well, try to understand it, then write the answer. Don't get panic. All the very best to all of you. Thank you so much.